तो एम्पावरमेंट देने के नाम पर, प्रोटेक्शन देने के नाम पर ये अदालत में जाने का हक छीन रहे हैं। ये कौन सा प्रोटेक्शन है? उस देश में आजादी दे दी जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि देश कोरोना काल में भूखमरी के दरवाजे पे खड़ा। लेकिन अब यह सरकार भूख का सौदा करना चाहती है। जितनी भूख होगी उतना ही महंगा अनाज होगा। उस संगठन के बिना देश आजाद हुआ। ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। ये देशभक्ति सिखाएंगे, ये देश की रक्षा सिखाएंगे। लोकतंत्र के माध्यम से ही लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिएगा, लोकतंत्र को ही सबसे बड़ा हथियार बनाकर भारत में लोकतंत्र को तिल तिल रत्ती रत्ती खत्म किया जा रहा है। ये तो निश्चित है, जिसके मुंह में जबान है उसके सर कलम होंगे। यहाँ जिसके मुंह में जबान है और यदि सवाल पूछने का अधिकार खत्म कर दिया जाए और जबानों पर ताले लगा दिए जाए तो समझ लो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। हम सत्ता से बेदखल हैं, हम सत्ता देने वाले लोग हैं। हम बेदखल क्यों करें? हम दूसरे को सत्ता देंगे, हम किसान के बेटे को सत्ता देंगे। हम सत्ता देने वाले लोग हैं। मेरा नाम हरीश हुण है और मैं भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक संगठन में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और पहले दिन से हम अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें 8वां महीना हो गया है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। सर 8 महीने आपको हो गए लगातार इस आंदोलन को चलते हुए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की मान नहीं रही है। आपके जो मांगे हैं, MSP पर लिखित कानून हो, किसी कानून की वापसी, बाकी सरकार भी हठधर्मी क्यों है? देखो, जब सरकार होती है, जब लोकतंत्र की सरकार होती है तो उसमें हठधर्मिता नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के हितों के लिए होती है। लेकिन जब कोई लोकतंत्र द्वारा चुना जाए और उसका दुरुपयोग करे और तानाशाह बनने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं हठधर्मिता आती है। सरकार की कोई नाक की लड़ाई नहीं होती। सरकार का सबसे बड़ा स्वाभिमान और सम्मान होता है कि उसके देश का एक एक नागरिक खुश हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है वो बहुत ही खुशहाल हो। लेकिन आज वर्तमान सरकार देश में अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए, मैं कहूँ तो पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए आतुर है। क्या लगता है आज आप ठगे हुए महसूस करते हैं क्या कि इसी प्रधानमंत्री को जब 2014 में आपने चुना था और 2019 में दोबारा चुने कि हाँ हम एक ऐसे तबके के प्रधानमंत्री को चुने जाएंगे जो अपने आप को कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ और देश में सारी चीज़ें बदल दूंगा, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। अब क्या लगता है? देखिए, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा, जैसा अभी आप भी कह रहे हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैंने चाय बेची है, मैं गरीब का बेटा हूं, तो जब इस वाक्य को आदमी ने सुना तो उसे लगा कि ये लोकतंत्र की जीत है कि एक गरीब का बेटा भी देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जब उस गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है और फिर वो पूंजीपति और पूंजीवाद के लिए काम करता है तो हाँ, निश्चित है कि देश की आम जनता, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब कहीं ना कहीं छला ठगा महसूस करता है। उसका कारण है कि इन्होंने हमें झूठ बोलकर वोट ली, इन्होंने हमें झूठे सपने दिखाए। ये अपना मैनिफेस्टो उठा लें। मैं किसान हूँ, मैं तो थोड़ा सा किसान की ही बात करूँगा। जब इन्होंने 2014 में, 2017 में और 2019 में किसान से वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल कर देंगे, मैं पूछना चाहता हूं, आज हम 2021 में बैठे हैं, इन्होंने किसान की कितनी आमदनी डबल करी है? दूसरा, इन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्होंने वादा किया था MSP की गारंटी का कानून देंगे, आज क्यों नहीं दे रहे हैं? आज संसद के पटल पे होके खड़ा होके जब भारत का प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह करता है और कहता है कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, तो इससे ज़्यादा मैं कहूँ कि ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। क्योंकि आप कहते हो MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। अरे किसान MSP रहने की और MSP ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा है, किसान MSP मिलने की बात कर रहा है। आप कहें घर में मोबाइल है, मोबाइल था, मोबाइल रहेगा, लेकिन किसी को भी कॉल करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे मोबाइल का कोई लाभ नहीं है। अभी 3 दिन पहले भी कृषि मंत्री का बयान आया है कि हमने MSP बढ़ा दी। किसान को बढ़ाने घटाने की बात बाद की होगी, पहले जो MSP आप निर्धारित करते हैं
मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो हर किसान को मिलना चाहिए, यह सुनिश्चित करिए। क्या लगता है जिस तरह से आप लगातार ये कह रहे हैं कि अब सरकार उद्योगपतियों के दबाव में है, उनके संरक्षण में काम कर रही है, कैसे आप ये कह सकते हैं कि सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है? अरे ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप एक बात बताइए, कृषि कानून आने से पहले हरियाणा और पंजाब में इनके उद्योगपति मित्रों के वेयर हाउस बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं, खाद्य पदार्थों को स्टॉक करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा है कि बिल अपने मित्रों से सलाह करके लाए गए हैं। ऐसा क्या होता है कभी कि बिल आए बाद में और उद्योगपति वेयर हाउस पहले बनाने लगे? आप कहना चाहते हैं ये बिल संसद भवन में नहीं, ये अडानी अंबानी की संसद भवन का दुरुपयोग किया गया, संसद भवन को माध्यम बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि संसद भवन में भी इन बिलों का विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे विरोध नहीं हुआ था, वहाँ पे भी ध्वनि मत से शोर मचा के इन लोगों ने जो जबरदस्ती तानाशाही दिखा के पास किए थे। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो तो वहीं से कह रहे हैं, मेरे जैसे लोग, कि इन तीनों बिलों का लाना अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आए हैं। सीधी सीधी सी बात है, आप संसद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के द्वारा जो आपको समर्थन मिला है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जनता अपनी वोट की ताकत से, अपने मत की ताकत से गद्दी देना जानती है, तो अपने मत की ताकत से गद्दी से उतारना भी जानती है। क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हो रही है क्या? नहीं, जिस देश का अन्नदाता 7 महीने से सड़कों पे बैठा हो और उस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक अल्फाज ना निकला हो संवेदनाओं भरा किसानों के लिए, जिसमें 500 से ज़्यादा किसान परिवारों के लोग शहीद हो गए हों, तो क्या आप समझते हैं इससे लोकप्रियता बढ़ेगी? वो तो आपको किसान शायद मानते ही नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं भाई ये किसान नहीं है, ये बहकावे में बैठे हुए हैं। 7 महीने में हर दिन इन्होंने हम पर एक नया लालछन लगाया, नया आरोप लगाया, नए नए आरोप गढ़े, नए नए प्रत्यारोप गढ़े, और इनकी हर नापाक साजिश को हमने अपने बड़े धैर्य से, शांति प्रिय तरीके से जवाब दिया। और एक दिन भारत के प्रधानमंत्री को संसद के पटल पे कहना पड़ा कि किसान आंदोलन पवित्र है। एक दिन इन्होंने, जिस दिन हमको आंदोलन जीवी कहा था, आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, उसी के अगले दिन इनको कहना पड़ा, क्योंकि आंदोलन जीवी कहने के बाद ये स्वयं पूरे विश्व में घिर गए कि जिस देश में किसान को आंदोलन करने का हक नहीं है वो देश लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, वहाँ पे तानाशाही स्थापित की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है। मैं तो 3 वाक्य में तीनों बिल को बता देता हूँ। ये एक बिल लेकर आए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें कहते हैं कि किसान को बेस्ट प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा। अब ये किसकी भाषा है अच्छा प्राइस मिलेगा? आप बताइए। ये भाषा है व्यापारी की, सरकार की भाषा नहीं है अच्छी कीमत मिलेगी। सरकार की भाषा होती है इतनी कीमत मिलेगी। आप समझते हैं, सरकार आंकड़ों में चलती है, सरकार डिजिट में चलती है। सरकार कहेगी आपको 1975 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मिलेगा, ये नहीं कहेगी अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम कौन कहता है? व्यापारी कहता है। जब आप किसी व्यापारी से कहते हो कि भैया मुझे ये चीज़ किस दाम में मिलेगी, तो व्यापारी कहता है अच्छे दाम लगा दूंगा। तो ये तो सरकार व्यापारी भाषा में ये बिल लेकर आई है। दूसरा, फार्मर्स के लिए इन्होंने एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए एक बिल लेकर आए हैं। उस बिल में आप एक बात बताइए, आप लोकतांत्रिक देश में जब रहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है? यदि आपके साथ कोई छली करे, ठगी करे, अत्याचार करे, आप पर जुल्म करे, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आता है कि मैं इस आदमी को अदालत में देखूंगा। न्यायालय पर भरोसा है आपको, सबको है, आपको भी होगा। लेकिन फार्मर्स को प्रोटेक्शन और एम्पावर के नाम पर ये अदालत में जाने का भी हक नहीं देते। कहते हैं कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, किसान एसडीएम के जा सकता है। जिस देश का प्रधानमंत्री किसान की बात नहीं सुनता, उस तहसील का, उस हलके का एसडीएम कैसे सुन लेगा? तो एम्पावरमेंट देने के नाम पर, प्रोटेक्शन देने के नाम पर ये अदालत में जाने का हक छीन रहे हैं। ये कौन सा प्रोटेक्शन है? तीसरा बिल ये लेकर आए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया इन्होंने। खाद्य पदार्थों पे असीमित भंडारण की आज़ादी दे दी। उस देश में आज़ादी दे दी जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि देश कोरोना काल में भूखमरी के दरवाजे पे खड़ा है।
तो ऐसे देश में यदि ये भूख पे सौदा करना चाहते हैं, अभी रोटी का सौदा होता था, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी गेहूं का सौदा होता था, लेकिन अब यह सरकार भूख का सौदा करना चाहती है। जितनी भूख होगी उतना ही महंगा अनाज होगा। क्या लगता है जिस तरह से कोरोना काल में लगातार मौतों का आंकड़ा इतना करोड़ों में लाखों में पहुंचा, जब लोग नदियों में और लाशें देखी, क्या लोग विचलित नहीं हुए? क्या अभी भी लोग प्रधानमंत्री को सही ठहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते कोई और होता तो और हमें लाशें देखने को मिलती? देखिए, यही इनकी नीति है, ये इनका दुष्प्रचार है। ये कहते हैं कि अभी हज़ारों में मरे हैं, मोदी नहीं होता तो लाखों में मरते। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी को तो आज़ाद देश मिला था, स्वतंत्र लोकतंत्र मिला था, तो मोदी के बिना तो ये देश आज़ाद भी हुआ। किस भ्रम में हैं ये लोग? अंधभक्त क्या कहना चाहते हैं? मोदी के बिना तो ये देश आज़ाद भी हुआ, और जिस संगठन से मोदी आते हैं उस संगठन के बिना देश आज़ाद हुआ। ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, ये देशभक्ति सिखाएंगे, ये देश की रक्षा सिखाएंगे। अभी तो इनकी देशभक्ति को जवान हुए भी कुछ समय नहीं हुए हैं, अभी तो 18 साल हुए इनको तिरंगा में विश्वास दिखाते हुए, वरना इन्होंने अपने नागपुर कार्यालय पर, मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति क्या होती है, जिनकी ना आस्था तिरंगे में थी, जिनकी ना आस्था लोकतंत्र में थी। और आज लोकतंत्र के माध्यम से ही लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिएगा, लोकतंत्र को ही सबसे बड़ा हथियार बनाकर भारत में लोकतंत्र को तिल तिल रत्ती रत्ती खत्म किया जा रहा है। एक ज़माना था जब भारत में इमरजेंसी लगी तो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन झटके में हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार तिल तिल करके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। तब घोषित आपातकाल लगाया गया था, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं? इससे तो ये तो निश्चित है, जिसके मुंह में ज़बान है उसके सर कलम होंगे। यहाँ जिसके मुंह में ज़बान है, लोकतंत्र का मतलब होता है, चाहे परिवार हो चाहे देश हो, सवाल पूछने का अधिकार। और यदि सवाल पूछने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाए और ज़बानों पर ताले लगा दिए जाए तो समझ लो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी अब आगामी चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाकी है, क्या लगता है किसान आंदोलन यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाएगा? उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, और सभी जगह हम लोग नो वोट फॉर बीजेपी की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इस पार्टी ने किसान को छलने का काम किया है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। क्या लगता है किसानों के पास अभी एक आखिरी चारा बच गया है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके ही? नहीं, आप समझने की कोशिश करिएगा, हम सत्ता से बेदखल हैं, हम सत्ता देने वाले लोग हैं। हम बेदखल क्यों करें? हम दूसरे को सत्ता देंगे, हम किसान के बेटे को सत्ता देंगे, हम सत्ता देने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में संविधान ने हमें यह ताकत दी है कि अपने वोट की ताकत से हम जिसे चाहें उसे सत्ता सौंप सकते हैं। यदि हम एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो एक हल वाले को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं।